हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है एसी करंट, एसी वोल्टेज दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। सो वेलकम टू साई एकेडमी 11 एंड 12 फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आपका टीचर। इस वीडियो लेक्चर में मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12th की चैप्टर 7 चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 7.1 इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज बेसिकली एसी करंट एंड एसी वोल्टेजेस, राइट? सो एज पर योर टेक्स्ट बुक we have already studied about the DC sources, right? DC sources, circuits with DC sources. These currents do not change direction with time. So DC means direct current. डायरेक्ट करंट तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, ठीक है कि नहीं? वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने काफ़ी फिजिक्स डिस्कस किया है पिछले चैप्टर्स में। लेकिन वोल्टेजेस एंड करेंट्स दैट वेरी विद टाइम आर वेरी कॉमन। भाई हमारे डेली लाइफ में जो वोल्टेज और करंट देखते हैं और यूज करते हैं, वो तो उनका ग्राफ जो है वेरी करता है टाइम के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई दे आर अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। The electric mains supply in our homes and offices is a voltage that varies like a sine function with time. So उनका जो वेरिएशन है साइनोसॉइडल है, ठीक है कि नहीं? वो कभी हाई होते हैं, कभी जीरो होते हैं, फिर कभी मिनिमम हो जाते हैं। तो उनका जो वेरिएशन है एसी वोल्टेज और करंट का क्या है? साइनोसॉइडल है, साइन फंक्शन है। ठीक है, सच ए वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज। देखिए, एसी करंट और एसी वोल्टेज क्या मिसनोमर है, ठीक है? एक जस्ट परंपरा थी, इसको यूज करते आ गए हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें वोल्टेज जोड़ दिया। भाई करंट है तो फिर वोल्टेज क्यों? वैसे ही एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, तो ये सब क्या है? मिसनोमर है। ये जस्ट एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है नाम, ठीक है? हम लोग उसके यूज टू हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है नाम में। मीनिंग बस है कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग, ठीक है? अल्टरनेटिव एसी करंट मीन्स अल्टरनेटिव करंट, और एसी वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करेक्ट? टुडे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज वी यूज रिक्वायर एसी वोल्टेज। बात सही है। दिस इज मेनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड बाय द पावर इंडस्ट्रीज और पावर कंपनीज इज ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे जो घर में जो सप्लाई है, हाउस होल्ड सप्लाई है, वो पूरी की पूरी जो है अल्टरनेटिंग है। ठीक है, आज का ट्रेडिशन में जो है इन्वर्टर लगा रहे हैं, डीसी भाई ले लेते हैं, वो तो डिफरेंट थिंग है। लेकिन हर जगह तो डीसी इन्वर्टर नहीं है। कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, वही इन्वर्टर यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द here the main reason for preferring use of AC voltage over DC voltage is that AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to other। इसका मेन एडवांटेज क्या है? क्यों हम डीसी के जगह पर एसी प्रीफर करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? क्यों? क्योंकि जो है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी कैन चेंज एनी वोल्टेज फ्रॉम एनी वोल्टेज टू अनदर वोल्टेज। मतलब हाई पावर वोल्टेज है, जैसे बोलते हैं ना हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन पावर सप्लाई, उससे बाई ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके हम उसको लो वोल्टेज सप्लाई में चेंज कर लेते हैं। और जो है हमें दूर तक जो है भेजना है तो करंट को कम करके वोल्टेज को बढ़ा करके भेज देते हैं, ताकि हमारा जो है हीट डेसिपेशन की वजह से तार गले वगैरह नहीं। ठीक है, तो इसमें हम सब उसके चर्चा करेंगे, और आपको जो है टेक्स्ट की बुक के साथ साथ रियल प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिक्स क्या है वो हम समझाते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मैं अपने पूरी कोशिश के साथ आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों? और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हमने ये वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग के लिए ही शुरू किया है। तो आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार, आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है? आप लोग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और आप लोग का सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है, मेरे लिए एनर्जी है। आपका जो सपोर्ट लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, तो हम भी आप लोगों को जो है अच्छा से अच्छा लेक्चर जो है समय पर प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है? तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Further, the electrical energy can also be transmitted economically over long distances. मैंने बताया AC circuits exhibit characteristics which are exploited in many devices of daily use. तो AC सर्किट जो है हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो कहाँ यूज करें? डिवाइसेज में। उससे जो है हमें बहुत सारा बेनिफिट्स है। जैसे इन्होंने लिखा है कि फॉर एग्जांपल, वेन एवर वी ट्यून और रेडियो टू ए फेवरेट स्टेशन, वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सर्किट। भाई अब बिना इस, अब ट्यूनिंग कैसे होता है रेडियो में? पहले के ज़माने में एक रेडियो सिस्टम होता था, उसमें हम जो है ट्यून करके उसका जो है नॉब को चैनल मैच कराते थे। तो ये कैसे ट्यूनिंग पॉसिबल है? ये इसी सर्किट की वजह से, जिसमें इंडक्टर और जो है कैपेसिटर लगे रहते हैं, उसकी कंबाइंड जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है एलसी सर्किट की वजह से। और जो हमारा जो वेव्स है, जो वहाँ से ट्रांसमिट सिग्नल हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी से हमारी ट्यूनिंग जो नॉब वाली उसकी फ्रीक्वेंसी का जो है मैचिंग हो जाए, रेजोनेंस क्रिएट हो जाए, तो फिर हम जो है चैनल मैच हो जाता है और वी इंजॉय द स्टेशन। चाहे रेडियो का है चाहे टेलीविजन का हो, सब ऐसे ही है, एलसी सर्किट ही लगता है। ठीक है ना? तो दैट इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द एसी सर्किट। ठीक है कि नहीं? तो बिना पता है फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। हम लोग पूरी तरह से नेचर की स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, और टूल्स, डिवाइसेज, टेक्नोलॉजी, ये सब भी फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में यही सब डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी हमने बताया कि जो है हमारा एसी वोल्टेज और एसी करंट क्या है, मिसनॉमर है भाई। एसी का मतलब करंट के साथ जोड़ेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट करंट हो जाएगा, एसी वोल्टेज के साथ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज हो जाएगा। तो बस ये ट्रेडिशनली चले आ रहा है, इसलिए हम जो है एसी यूज कर रहे हैं। एसी मतलब यहाँ अल्टरनेटिंग से लेना देना है। तो देखिए अभी हम लोग ये थोड़ा साइन फंक्शन के बारे में समझ लें कि साइन क्या होता है, साइनोसॉइडल फंक्शन कैसा दिखता है। तो ये ऐसे ही दिखता है। देखिए हमारा एक ग्राफ है एक्स और वाई के एक्सिस के अलोंग। ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि जो है ये जो वेव ऐसे आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ जा रही है, फिर नीचे, इसी को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग। ये साइन वेव। तो अभी एक टाइम पर हाई हो रही है, फिर वहाँ जो है जीरो हो गया इसका पीक, फिर मिनिमम हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में आ गया, फिर यहाँ जीरो हुआ, फिर तो ये क्या रहा है? वैरी कर रहा है टाइम के साथ। तो अब टाइम जैसे जैसे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, या जो है इसका शेप जो है प्लस माइनस में चेंज हो रहा है। तो आप, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है इक्विलिब्रियम से, उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है? और ये जो हमारा ये पाई है, 2 पाई है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, क्या है? ये जो है एंगल है। ठीक है? तो थीटा इजकल टू ओमेगा टी हम जानते हैं। ठीक है? उसका ही यूज करेंगे। अब देखिए एक दूसरे तरह का ये साइन फंक्शन है। इसमें क्या है? इसका एक्स एक्सिस से ये ऊपर है, इतना ऊपर है। यहाँ पर इसका जो है मीन पोजीशन जो है एक्स एक्सिस पे ही है, लेकिन इसका मीन पोजीशन जो है वाई के 3 वैल्यू के लिए है। ठीक है कि नहीं? वाई जीरो नहीं है यहाँ पे। मीन पोजीशन यहाँ पर वाई जीरो था, लेकिन यहाँ पर मीन पोजीशन वाई इजकल टू 3 है। दैट्स वाई हियर 3। ठीक है कि नहीं? अब देखिए पाई/4 एंड 3 जो एक पॉइंट है, तो इससे क्या लगता है जो हमारा जो है ये पॉइंट जो है, तो ये जो है एक्स माइनस पाई/4 यहाँ पर है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब 3 का वैल्यू रहता है वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? पाई/4 है। तो ये पॉइंट है पाई/4 3। तो उसके जैसा हमारा प्लॉट में कर्व रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है साइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा साइन फंक्शन। चलिए, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। तो उससे पहले और भी डिटेल में जानते हैं थोड़ा साइन फंक्शन के बारे में। तो देखिए ये जो हमारा वेवलेंथ क्या होता है, सो दिस 0 to 0, यहाँ से लेकर के यहाँ हमारा ये डिस्टेंस क्या होती है? वेवलेंथ होती है। या पीक टू पीक
ये पिक से एक पिक के बीच में, ये भी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ क्या है, वेवलेंथ है। और ये मैक्सिमम क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये भी जो है निगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना। तो ये अब जो है, अब ये थीटा बता रहे हैं, ये थीटा है π/6 है, और ये थीटा जो है यहाँ ओमेगा है। ओमेगा ओमेगा जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, चलिए। तो मुझे उम्मीद है जैसे आप, जैसे ये इक्वेशन है ना, नॉट जनरल इक्वेशन है कोई साइन वेव का, जिसका जो है टाइम के साथ एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिखा रहा है, जहाँ एम जो है क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, और ये साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ओमेगा टी क्या है, थीटा है, जिसका इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है ओमेगा इंटू टी होता है। तो ये जो है हमारा ये वेरिएशन है इस कोई भी पार्टिकल जो है साइन शेप जो है फॉलो करती है, तो उसका इक्वेशन और उसका ग्राफ ऐसे ही आता है। ठीक है ना। तो एसी करंट और वोल्टेज भी जो है, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी साइन वेव फॉलो करते हैं। ठीक है, उनका भी जो है मेन इक्वेशन से, मेन जो पोजीशन से जो उसका फॉर्म ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फेज एंड पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट। सो आई होप कि आप लोग को ये बेसिक चीज़ें थोड़ी रिवाइज हो गई हों। नाउ कम टू द पॉइंट। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस जो है, हमने मान लीजिए ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये बीच में लिखा गया है, ये बना है सिर्फ, ये एसी के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये रजिस्टर है जो लगाया हुआ है। रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस, इसका कुछ एलिमेंट है, रजिस्टर जिसको बोलते हैं, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, जिस कोई भी एलिमेंट लगाया उसको रजिस्टर बोलेंगे, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू दी रहेगी यहाँ पर, आर ओम है। ठीक है, तो दिस फिगर शोज ए रजिस्टर कनेक्टेड टू ए सोर्स epsilon of AC voltage. The symbol for an AC source in a circuit diagram is shown by this. तो इस सिंबल से एसी सोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एसी सोर्स है, कुछ पता नहीं है कि अब जो है करंट है, वोल्टेज है, तो इसलिए एसी सोर्स यहाँ पर ये तो सोर्स यहाँ लिखा है, सोर्स भी करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सर्किट क्या है। तो यहाँ पे एसी सोर्स नॉर्मली मतलब कि हमारे एक फ्लक्चुएशन का एक कर्व छोटा सा डाल देते हैं सर्कल के अंदर, वो उसका सिंबल हो जाता है। वी कंसीडर ए सोर्स which produces sinusoidally varying potential difference across its terminal। तो हमने एक सोर्स लिया जो कि जो है अल्टरनेटिंग जो है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साइनसोइडली वायरिंग मतलब अल्टरनेटिंग जो है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, प्लस माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इस सोर्स की वजह से, क्योंकि अब ये सोर्स है तो इसके अंदर इसकी वजह से कोई करंट फ्लो करेगी, तो करंट जो है फ्लो करेगी, इसके अंदर आएगी। ठीक है, सर्किट कंप्लीट है ये। तो इसकी वजह से, रजिस्टर की वजह से एक जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है ना। तो लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो कॉल्ड एज एसी वोल्टेज। यही पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं, एसी वोल्टेज कहते हैं। वो कैसे, मान लीजिए वो ऐसे दिया गया हो, V इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस या एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब वी एम मतलब मैक्सिमम जो है वोल्टेज का जो पिक है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है, वही उसका पिक होगा, जिसको वी एम कह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V। ठीक है, तो ये हो गया। वेयर वी एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओमेगा इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो हमने एक एसी वोल्टेज लिया उसमें जो है वी एम जो है हमारा क्या है, मैक्सिमम जो है वोल्टेज है, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, वोल्टेज एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी तेज़ी के साथ उसका जो है साइकिल चल रहा है, वही तो फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर में सब वो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, अब जो एसी है इसको हम सर्कल पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको ओमेगा से, फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, ऐसे गए ऐसे आए, ऐसे गए ऐसे, ऐसा नहीं है,
इसमें जो है एंगल, ये एंगल में घूम रहा है एक साइकिल में, इसका वैल्यू कम ज़्यादा हो रहा है। देखिए साइकिल मेंटेन कर रहा है ना, ये प्लस गया फिर माइनस फिर प्लस, तो इसको हम यदि सर्कल पर डिनोट करें तो आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो है इस सर्किट में जो हमने सोर्स लगाया है रजिस्टर, इस एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा। तो ये जो वी एम साइन ओमेगा टी होगा, मान लीजिए इसकी वजह से कोई करंट फ्लो कर रही है आई है, तो हम फार्मूला जानते हैं पोटेंशियल का कितना होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो वो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो है ये आई आर के बराबर हो जाएगा। तो वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर, वेयर आई इज द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो दिस कम्स फ्रॉम द किरचॉफ्स लूप रूल। जो है टोटल जो है हमारा जो है समेशन जो है पूरा जो है सोर्स का सेम होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी बीच सर्किट में कितने भी जो है वोल्टेज सोर्स लगे हों, सबका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इससे हम जो है आई इक्वल टू दिस गिव्स फार्मूला आई इक्वल टू वी एम बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, तो हमारा वी एम बाई आर क्या है, वी एम बाई आर दिस इज द मैक्सिमम करेंट। ठीक है, अब देखिए ये मैक्सिमम करेंट जो है सर्किट में किस बात पर डिपेंड करती है, मैक्सिमम वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है और रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। रेजिस्टेंस किसका, रजिस्टर का, जो उस एलिमेंट लगाया गया है ना रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब यदि रेजिस्टेंस जो है कम रहेगा तो ये एम्पलीट्यूड जो है करंट का ज़्यादा रहेगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, चाहे आप कितना भी वोल्टेज लगाएं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप वोल्टेज जो है का पिक ज़्यादा है तो करंट भी ना दिए हुए रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम जो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया करंट के लिए, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वेयर आई एम इज गिवन बाई वी एम बाई आर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स है तो भी बताइए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ज़रूरी है, क्योंकि यही तो हमारी मेहनत, आप जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वही तो हमारे लिए मतलब आपने लगता है कि हाँ आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया। हम तो आपके लिए जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 7.3 इज ओम्स लॉ। तो ये दिस इज नथिंग बट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट इज V इक्वल टू आई आर। तो यही तो है ओम्स लॉ। ठीक है ना, आपके इंटरमीडिएट क्लास के लेवल तक V इक्वल टू आई आर ही ओम्स लॉ है। हम हायर क्लासेज में थोड़ा अलग डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है ना, J इक्वल टू सिग्मा ई, दैट इज ऑल्सो द ओम्स लॉ। वो आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उसके लिए मत चिंता कीजिए। लेकिन ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, मतलब हमारा जैसे जैसे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ती जाएगी दिए हुए रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में। ठीक है ना, ओम्स लॉ का बहुत ईजी है और करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। सो फॉर रजिस्टर्स वर्क्स इक्वली वेल फॉर बोथ AC एंड DC। तो ये जो ओम्स लॉ जो है दोनों के लिए, AC और DC वोल्टेज के लिए, दोनों के लिए एक ही है। ये नहीं कि AC के लिए अलग ओम्स लॉ आएगा और DC के लिए अलग आएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सेम ही है, दोनों के लिए लॉ सेम है। वोल्टेज अक्रॉस ए प्योर रजिस्टर एंड द करेंट थ्रू इट। अब प्योर रजिस्टर का मतलब क्या है, देखिए एनसीईआरटी ना शब्दों में जो है गागर में सागर है, समझ गए। तो प्योर रजिस्टर का मतलब क्या है भाई, रजिस्टर तो है लेकिन इसमें किसी तरह का अदर एलिमेंट नहीं है, जैसे कोई इंडक्टर का कोई इसमें कुछ लेना देना नहीं है, कैपेसिटर की वजह से कोई इसमें रजिस्टर या इम्पीडेंस नहीं आ रहा है, ये प्योर रजिस्टर है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। वोल्टेज अक्रॉस ए प्योर रजिस्टर, हमने जो यहाँ लिया है पिक्चर में, ये प्योर रजिस्टर है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। हम लोग आगे सेक्शन में पढ़ेंगे अलग अलग जो है रेजिस्टेंस क्रिएटिंग एलिमेंट होते हैं।
ठीक है। लेकिन हमने अभी जो कंसीडर किया है वो प्योर रेजिस्टर कंसीडर किया है, उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस जो है इस आर की वजह से है। ठीक है, ओके। सो हमने तो ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर देख लिया, करंट भी देख लिया, जो कि V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, नाउ नोट इन द फिगर 7.2 हम क्या देख रहे हैं। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, कितना खूबसूरत है ये फिगर भाई। ब्यूटी जो है देखने वाले की आंखों में होती है। आपको, हमको तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसा दिख रहा है। देखिए कैसे खूबसूरत है ये। आप देखिए ये ग्राफ जो है, पहला एक ग्राफ करेंगे, ब्लू लाइन को कंसीडर करेंगे। तो ब्लू लाइन इज फॉर द वोल्टेज। तो अब देखिए जब यहाँ यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, उसके बाद ये वोल्टेज मैक्सिमम होता है, वीएम हो जाता है। उसके बाद धीरे 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 ये जो है डाउन होकर फिर से जीरो हो जाता है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेस करता है कर्व, और ये फिर से निगेटिव में मैक्सिमम जाता है माइनस वीएम। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट माइनस वीएम। ठीक है, तो ये माइनस वीएम जाता है, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता है, फिर जीरो आता है, फिर ऐसे ही ट्रेस। तो ये जो ब्लू लाइन जो है वोल्टेज के लिए है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा ग्रे कर्व है, ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो ये किसके लिए, करंट के लिए। तो करंट यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, आई एम है, और मिनिमम क्या है, माइनस आई एम है। ठीक है, तो आप ये देखिए जब हमारा, अब दोनों को जो है मैचिंग करके देखते हैं, वोल्टेज ग्राफ और करंट ग्राफ दोनों को। तो आप देखिए जब करंट और वोल्टेज दोनों ही एक ही टाइम पर जीरो हो रहे हैं, एक ही टाइम पर मैक्सिमम हो रहे हैं, फिर एक टाइम पर जीरो हो रहे हैं, फिर एक टाइम पर सबसे मिनिमम हो रहे हैं, और फिर जीरो हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, करंट और वोल्टेज जो है एक साथ ही जो है क्या कर रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, एक साथ हाईएस्ट हो रहे हैं। हाँ, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग अलग है, लेकिन एक साथ हाईएस्ट हो रहे हैं, फिर एक साथ माइनस में हाईएस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इन सेम फेज, राइट। तो इसको सेम फेज में कहते हैं। तो यहाँ देखिए, नोट इन पार्टिकुलर दैट बोथ वी आई एंड आई रीच जीरो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम, क्लियरली वोल्टेज एंड करेंट आर इन फेज विद ईच अदर। इसका मतलब यही होता है, समझ में आया ना जो मैंने बताया ग्राफ के हिसाब से। तो आप देखिए दोनों का करस्पॉन्डिंग जो है सिमिलर वैल्यूज चल रही हैं, है ना। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम दोनों है, मिनिमम है तो दोनों मिनिमम है, जीरो है तो दोनों जीरो हैं। तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, ग्राफ इन फेज कहते हैं, सेम फेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी सी दैट लाइक द अप्लाइड वोल्टेज द करंट वेरीज साइनसॉइडली एंड हैज करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज ड्यूरिंग ईच साइकिल। तो जैसे हमने वोल्टेज भी देखा कि भाई इसके पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, निगेटिव वैल्यूज होते हैं, उसी तरह से करंट का भी जो है निगेटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है ना। दस द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो अब ये वन कंप्लीट साइकिल हो गया, इसको ले ले पूरा वन कंप्लीट साइकिल 0 to 2 पाई। तो इनका सम करेंगे, एक बार भाई प्लस आई एम है और एक बार दूसरा बार माइनस आई एम है, और दो जगह जीरो जीरो है, तो सम कर दे तो जीरो हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ करंट फ्लो ही नहीं हुआ या एनर्जी लॉस नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हमारा एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी या वर्क, एनर्जी लिखिए आई स्क्वायर आर टी, और ई बाई टी ही तो हमारा क्या है, पावर है, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो ये हमारा आई स्क्वायर आर है। इसका मतलब क्या लग रहा है, हमारा आई स्क्वायर पर एनर्जी डिपेंड कर रही है और पावर डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअल आई पर नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे तब एवरेज निकालेंगे आई स्क्वायर, क्योंकि माइनस आई का भी स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस आई का भी स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसका डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जीरो नहीं है, सर्किट में कुछ तो एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, देखेंगे कैसे। The fact that average current is zero does not mean that the average power consumed is zero, right? Na? That means there is no dissipation of electrical energy. It is not like that. ठीक है,
तो कैसे होगा, हम लोग एवरेज निकालते हैं, चलिए। सो एज वी नो दैट जूल हीटिंग इज गिवन एज आई स्क्वायर आर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द आई स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज पॉजिटिव, वेदर आई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आई है, आई स्क्वायर है तो दोनों के लिए पॉजिटिव है, ठीक है ना। एंड इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी आई, कि पॉजिटिव हो गया तो प्लस हो गया, नेगेटिव हो गया तो माइनस हो गया एनर्जी, ऐसी बात नहीं है, नहीं। देयर फोर देयर इज जूल हीटिंग एंड डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन एन एसी करंट पासिस थ्रू ए रजिस्टर। जब भी एसी करंट रजिस्टर के थ्रू पास होगी तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज ए डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन मतलब लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम होगी, और कितनी होगी, वो आई स्क्वायर आर टी होगी। या पावर कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आर होगा, आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी दिए हुए टाइम पे, ठीक है। मैंने ग्राफ दिखाया था ना, देखिए ये ग्राफ मैंने शुरू में दिखाया था, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू में किसी रैंडम पोजीशन पर ले लिया, वही तो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर क्या हो सकता है, तो पी पावर इजकल टू आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर है। तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर, आई की वैल्यू तो हमने निकाला अभी, आई इजकल टू क्या था, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये रख देंगे वैल्यू यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। यहाँ रीअरेंज करने के बाद ऐसा लिख दिया है, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे, मैंने बता दिया है। यहाँ पर आई की वैल्यू आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर करेंगे तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कैपिटल आर। नाउ टेकिंग द एवरेज ऑफ दिस पावर, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम इस जो है एंगल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो पी बार मतलब पी एवरेज, पी बार मतलब पी एवरेज, और उसका मतलब इसको एंगल ब्रैकेट लगा देने का मतलब इसको एवरेज भी का भी एक सिंबल है। आप लोग फिजिक्स में इसका हमेशा ही फ्रीक्वेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने इसका एवरेज ले लिया तो हमारा क्या हो गया, एंगल ब्रैकेट दोनों साइड से लग गया, आई एम स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ लिखा है एंगल ब्रैकेट डिनोट टेकिंग एवरेज ऑफ द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब जो है आई एम तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द करंट है, और आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट है, दैट इज रजिस्टर है। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ये तो बदलेंगे नहीं। इनका एवरेज क्या लेंगे, जो फिर बदले नहीं, सेम ही सेम रहेंगे। तो ये ब्रैकेट से बाहर आ गए, आई एम स्क्वायर इंटू आर। अब बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कैसे लेंगे, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, ये देखिए किसी भी एवरेज फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बॉटम में दिया है, फुटनोट में दिया है। फुटनोट देखिए, स्टार लगाया है ना, सिंगल स्टार डबल स्टार, इसको भी पढ़ना चाहिए। फुटनोट में दिया हुआ है, क्या दिया है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम ओवर ए पीरियड इज गिवन बाय। कोई भी फंक्शन जो टाइम पर डिपेंड करता है तो उसका एक पीरियड के लिए एवरेज कैसे निकालेंगे। तो पीरियड टी है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, फंक्शन एफ टी है तो एवरेज ऐसे लिख देंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर, एफ टी इज इक्वल टू 1/पीरियड, पीरियड लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 to t एफ टी डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन का, ठीक है। तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमारे पास एवरेज निकालने के लिए क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हम यहाँ पर कॉस ओमेगा 2 ओमेगा टी निकाला गया है, कैसे देखते हैं, पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस 2 ओमेगा टी में चेंज करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री से है, ठीक है, बेसिक फार्मूला है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है, इतना। उसके बाद हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसी साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख लेंगे हम लोग,
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ रख दिया है, हमने रखा है ना यहाँ पे। आप देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। थीटा कहाँ क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो हमारा क्या हो गया 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसका एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब किसका एवरेज हो गया, 1 का भी क्या एवरेज होगा, 1 का एवरेज तो 1 ही होगा, वो भी बाहर आ गया। अब ये बच गया, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं, इसका cos 2 ओमेगा टी का एवरेज। तो cos 2 ओमेगा टी का एवरेज देखिए, cos 2 ओमेगा टी कोई फंक्शन ऑफ टी है, दैट इज cos 2 ओमेगा टी, जो कि टी पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड टी है, तो 1/t हो गया, 0 to t टाइम पीरियड इंटू फंक्शन cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब cos थीटा का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है प्लस में। तो हमारा क्या हो गया 1/t हो गया, cos 2 थीटा का क्या हो गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इन 2। तो यहाँ पर थीटा ओमेगा टी है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपका थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो आप जो है इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, क्योंकि टी ही टी के क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी ही हमारा इंटीग्रेट हो रहा है, 2 और ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका लिमिट लगा देंगे 0 to t, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, टी के जगह पर कैपिटल टी रख दिया बाई 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा आ गया, माइनस साइन 2 ओमेगा टी का 0 रख देंगे, तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 0 हो गया, तो साइन 0 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ 0 रख दिया, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो है अब साइन 2 ओमेगा टी को कैसे 0 किया गया है, आप ये पहले समझिए। साइन ओमेगा टी का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड जो है टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा होता है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई हो गया, ठीक है कि नहीं। ये ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई, तो साइन 2 ओमेगा टी का कितना वैल्यू हो जाएगा, साइन 2 इंटू 2 पाई, मतलब साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई मतलब 0, ठीक है। कितना भी नंबर रहेगा साइन का पाई के साथ, साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब 0 होगा, तो क्या हो गया ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 0/2 ओमेगा टी दैट इज 0। तो हमने क्या पाया कि हमारा एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी 0 आता है। ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इजी है, हमने बता दिया है, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो हम एवरेज ऑफ पावर निकाल रहे हैं उसमें Im² कांस्टेंट है, निकल गया बाहर, कैपिटल आर भी वो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल गई। एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज ब्रोकन इनटू द ओमेगा cos ओमेगा टी फॉर्म, तो cos ओमेगा टी में चेंज कर दिया, तो cos ओमेगा टी में चेंज होने के बाद हम फिर से उसको एवरेज का फार्मूला उसके ऊपर लागू किया, तो ये क्या हुआ एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी 0 आ गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, इसकी वैल्यू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या बची 1/2 इंटू 1 माइनस 0, मतलब 1/2 बची, ये क्या बचा 1/2, तो हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना बच गया 1/2 बच आ गया। तो हमारा पी एवरेज कितना हुआ Im² इंटू आर इंटू 1/2, तो हमारा ये क्या हो गया पी एवरेज हो गया, क्या हो गया हाफ Im² कैपिटल आर। तो हम एवरेज, हम ये तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि पावर जो है डीसी के लिए I² इंटू आर होता है, जानते हैं। लेकिन हमारे पास अभी क्या आ गया, हमारे पास आ गया पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 Im² कैपिटल आर आ गया। तो क्या हम इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको क्या कहते हैं रूट मीन स्क्वायर क्वांटिटी, और इफेक्टिव क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिक्स में रूट मीन स्क्वायर का बहुत ही इस्तेमाल होता है, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, मैथ्स में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो हम जो है ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर मतलब हमारा जो है
ये IM का यदि हम ऐसे लिख लें, ऐसे देखिए ये कैसे डिनोट होता है, रूट मीन स्क्वायर को यदि करंट के लिए यूज़ करना है तो IRMS लिख दीजिए, नहीं तो I लिख दीजिए। तो यहाँ पर बुक में आपका I लिया है, फाइनली क्या लिया है, I लिया है। तो I कैपिटल का मतलब यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर क्वांटिटी है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट है। सो दिस इज डिफाइंड एज दी 1 by square root 2 of the maximum current IRMS इज इक्वल टू, कितना डिफाइन हुआ है, I इज इक्वल टू कैपिटल I मतलब IRMS करेंट इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 ऑफ मैक्सिमम करेंट दैट इज IM। ठीक है ना। तो ये यही देखिए, ये 1 बाई स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707। तो ये IRMS इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द करेंट व्हेन इट रिड्यूसेस टू 0.707। ठीक है, दैट मीन्स कितना, अराउंड 70%। कितना परसेंट, मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% जो है IM का ये जो है रिड्यूस हो जाए, उस करेंट उस वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, समझ गए। जब वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की 70.7% रह जाए तो वो वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसको नोट कीजिए, जो IRMS इज नथिंग बट द मैक्स वैल्यू 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं तो वोल्टेज में भी यही लागू होगा। ठीक है, 70.7% ऑफ द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज द VRMS, या कहिए 1 बाई स्क्वायर रूट 2 ऑफ द VM। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो आप इस ग्राफ से समझ गए कि IRS क्या है, या I क्या है, यहाँ पर कैपिटल I रूट मीन स्क्वायर है। तो हमने डिफाइन किया, तो ये देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, IM बाई स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इंटू R। और ये जो अभी तो हमने डिफाइन किया ना, ये क्या होता है, IM बाई स्क्वायर रूट 2 का मतलब होता है कैपिटल I, तो कैपिटल I स्क्वायर इंटू R। तो हमारा P एवरेज जो है क्या हो गया, रिटेन इंटू द ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म I स्क्वायर इंटू R। लेकिन ये I वो पुराने वाले DC वाले I की जैसा नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है अलग है। ठीक है, चलिए, तो हमने ये कर दिया, प्रूव कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया, पावर एवरेज I स्क्वायर R फॉर्म आ गया। Similarly, we can define the RMS voltage or effective voltage, that will be equals to V is equal to VRMS, that is equal to peak value of V, that is VM by square root 2 or 0.707 of VM। तो उसके हिसाब से हम रखेंगे तो V इक्वल टू IR होता है, तो VM हो गया हमारा, IM हो गया। तो अब मान लीजिए, अब हमने V इक्वल टू जो है हमने लगा दिया, ये फार्मूला क्या है, वो ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ भी पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इक्वल टू पिक वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें RMS वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज एंड RMS वैल्यू ऑफ दी करेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये फिर क्या हो जाएगा, VRMS हो जाएगा, दैट इज़ V। और ये क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा, दैट इज I इंटू R। तो हम देख रहे हैं कि जो है वी कैन राइट द ओम्स लॉ फॉर द AC इन टर्म्स ऑफ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस एंड करेंट्स आल्सो। ठीक है, मतलब हम लोग AC के वोल्टेज और करंट के RMS के फॉर्म को भी ओम्स लॉ के टर्म्स में लिख सकते हैं, हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, so equation, what is equation 7.9 gives, it gives the relation between AC current and AC voltage and is similar to that in the DC case, correct? This shows the advantage of introducing the concept of
RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू का हम कंसेप्ट डाले, इससे हमें सिंप्लिसिटी फाइंड करने में इजी हुआ, हमें एनालॉजी मिल गई DC का AC के साथ, ठीक है ना। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द RMS कंसेप्ट इन द AC voltages or AC currents. In terms of RMS value, the equation for power 7.7 can be, and relation between current and voltage in AC circuit are essentially the same as those for the DC. तो हमने देख लिया कि भाई ये तो वैसे ही है जैसे DC में होता है, वैसे AC में होता है, सेम टू सेम है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसकी वैल्यू RMS टर्म में है। अभी हम एक चीज़ और देखेंगे। इट इज़ कस्टमरी टू मेजर एंड स्पेसिफाई RMS वैल्यूज फॉर AC क्वांटिटी। ये नॉर्मल है, ट्रेडिशनल है कि हम जो है RMS वैल्यू जो है AC क्वांटिटी के RMS वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर एंड स्पेसिफाई RMS वैल्यू फॉर AC क्वांटिटी, मतलब AC वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या है और AC करेंट का RMS वैल्यू क्या है। तो उसके लिए क्या होगा, हमने भाई हम तो ये डिफाइन किए हैं कि VRMS इक्वल टू VM/√2। तो मैक्सिमम पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा, VM। तो फिर हम अभी डिफाइन किए ना कि हमारा V इज इक्वल टू VM/√2, और V क्या है, यही तो RMS है। तो हमारा V क्या हो जाएगा, VM इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स VRMS। तो मतलब हम पिक वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ RMS तो निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ √2 इंटू V हो जाएगा। अब √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.414। और VM हमारा जो हाउस होल्ड सप्लाई होता है उसमें वन साइड, देखिए भाई, ये देखिए ग्राफ देखिए, ये मैं आपके लिए ड्रा कर देता हूँ। VM कितना होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है आपको एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे। तो आप देखिए, हम ये VM है दिए हुए, यदि कर्व जो है वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज ग्राफ, तो ये हमारा पिक वैल्यू VM है। तो ये वन साइड की है, दोनों साइड की नहीं है, एक भी, दोनों का 2 VM हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो। ऐसा नहीं है सिर्फ एक साइड का ले रहे हैं। तो पिक वैल्यू ऑफ VM जो है हमने ले लिया 220 वोल्ट। 440 वोल्ट कहते हैं ना, 440 वोल्ट का करेंट है, 440 वोल्ट की सप्लाई है। तो 440 वोल्ट का मतलब होता है कि हम अप एंड डाउन, क्रेस्ट एंड ट्रफ जो है दोनों को ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, दोनों को देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो हम यहाँ पर ले रहे हैं जो एक साइड को ले रहे हैं, दोनों को लेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके इंटरव्यू में पूछते हैं लोग, क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि भाई ये कितना है हमारा हाउस होल्ड सप्लाई का पिक वैल्यू कितना है वोल्टेज में, तो 220 वोल्टेज है, ठीक है ना, ओके ना, ठीक है। तो हम इसको इफेक्टिव निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा VM कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना निकला VRS के टर्म में निकाले तो 311, ठीक है, 311 वोल्ट निकला, ठीक है। तो आप देखिए ये भी क्या है, VRMS है, ये बात का ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ दी RMS वैल्यू है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन फैक्ट द RMS करेंट इज द इक्विवेलेंट DC करेंट, ठीक है। तो ये जो है, जैसे ये भी हमारा जो है, ये भी VM जो है इक्विवेलेंट DC वोल्टेज है, वैसे ही RMS करेंट इज इक्विवेलेंट टू DC करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर लॉस एज द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि RMS इज द इक्विवेलेंट DC करंट, जो DC करंट में होती है, DC में जो करंट होती है वही RMS रिप्रेजेंट कर रही है, सेम दैट वुड प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर लॉस एज द अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, तो हमारा जो है पावर कितना होता है, I²R होता है या V²/R, एक ही बात है। तो हमारा V क्या है, यहाँ RMS वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा V के जगह पर IR रख देंगे तो हमारा I भी हो जाएगा, P इक्वल टू VI जानते ही हैं आप लोग। तो सेम ही तरह का बात कर रहे हैं कि आपका जो DC में जो DC करंट जो होती है वही जो है AC में जो हमारा RMS प्ले करता है रोल, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
आप बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? क्या हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या कोई डाउट्स है जो हम आपको इस इतने जितना हमने टॉपिक कवर किया उसमें आपको क्लियर नहीं हो पाया वो भी बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस साई अकेडमी 11 एंड 12 फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मन लगाकर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। मुझे अपने फ्रेंड की तरह समझिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। नंबर कैसे आते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं। हाँ, आप बेझिझक मुझसे बात कीजिए, ठीक है? मैं आप ही लोगों में से एक हूँ, आप ही लोगों की तरह जैसे पढ़ रहे हैं, मैं भी वैसे ही पढ़ के आया हूँ। तो आप लोग जो है कोई प्रॉब्लम मत समझिए बातचीत करने में, पूछने में, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हर तरह से हेल्प करेंगे, ठीक है ना? ठीक है दोस्तों?